को मोटिवेट करने के लिए पहले अपनी दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। भटककर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी और गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप पांडे बैठ जाओ। ये शेर हमने इसलिए पढ़ा, क्या हमने पढ़ा? भटककर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक लड़के को खड़ा कराया गया, लड़का खड़ा हो गया। तो इसका मतलब आप जब किसी चीज की शुरुआत करेंगे तभी उस मंजिल को पाएंगे। अपने अंदर एक जिद होना चाहिए। किसी लेखक ने लिखा है, मत पूछ गुस्ताखियों की हद हमारी, मत पूछ गुस्ताखियों की हद हमारी, जमी पर आईना रख आसमां कुचल दिया करते हैं। तो इस तरह का जब जज्बा रहेगा ना, इस तरह का जज्बा आपके मन में रहेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो आपकी उम्र है, ये उम्र में फिजिकली रूप से हो या मेंटली रूप से है, हर वो क्षमता मौजूद रहती है कि आप कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आप जो दौड़ लगाएंगे, रनिंग करेंगे तो रनिंग में आप गोल्ड मेडल ला सकते हैं। आप पढ़ाई करेंगे, ओलंपियाड जीत सकते हैं, IITN बन सकते हैं, नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर वो हर चीज इसी उम्र में मौजूद है। यही उम्र आपकी 18 से एबव हो जाएगी, 20 के एबव हो जाएगी, शरीर के हार्मोन्स बनने कम हो जाते हैं। इस उम्र में 14 से लेकर 20 के बीच में ऐसे शरीर में प्रकृति ने व्यवस्था की है हार्मोन्स की कि आप चाहे फिजिकली रूप से बॉडी बिल्डर बनना चाहें, आप तैराक बनना चाहें, वेट लिफ्टर बनना चाहें, फिजिकली रूप से जिस फील्ड में जाना चाहें वहां कमाल कर सकते हैं। मेंटली रूप से पढ़ना चाहें वहां कमाल कर सकते हैं। आप पहले देखिए तो आपके अंदर कितनी क्षमता है पढ़ने की। 8 घंटा पढ़िए, 1 हफ्ता के बाद 9 घंटा बनाइए, 2 हफ्ता के बाद 10 घंटा बनाइए, 2 महीना के बाद 12 घंटा बनाइए। आप अपने को पहले देखिए, परखिए कि आपकी क्षमताएं कहां तक है। आज का सेशन मुख्य रूप से पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम न करना और कोई दूसरा साइबर क्राइम कर रहा है तो उससे कैसे बचे, 2 बिंदुओं पर आपसे चर्चा है। इसके लिए निर्देश के क्रम में हम लोगों को कार्यशालाएं आयोजित करना है अपने थाना क्षेत्र के स्कूलों में, उसमें छात्रों को जोड़ना है। आपके माध्यम से, आपकी प्रबंधन कमेटी के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसमें जो निर्देश है कि साइबर से रिलेटेड आप कार्टून बना सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट की लघु फिल्म बना सकते हैं। उसी में कोई पीड़ित पक्ष हो जाएगा जिसका पैसा कट गया और एक साइबर क्रिमिनल कोई बन जाए, अपनी बात कहानी लिख के 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन 2 पेज 4 पेज का आप शूटिंग भी मोबाइल से कर सकते हैं। उस वीडियो को हमको, फुटेज को हमको दे सकते हैं। हम DGP महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। अगर आपकी वो फोटो, वीडियो, कार्टून, कहानियां पसंद आई तो आपको लखनऊ बुलाकर उत्तर प्रदेश के DGP महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिले के SP महोदय द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा। मेन जो मोटो है कि साइबर अवेयरनेस क्या है, पहले तो आप समझिए कि साइबर क्राइम क्या है, उससे पहले समझिए कि साइबर क्या है। साइबर का मतलब ऐसा एक काल्पनिक दुनिया जिसको हम नेटवर्क की दुनिया कहते हैं। जैसे कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आपने सिम डाल दिया, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, वो एक नेटवर्क की दुनिया में आ गया। उसके माध्यम से जो भी ऑफेंस अपराध आप करेंगे वो साइबर अपराध कहलाएंगे। नेटवर्क अगर नेशनल शब्द है तो साइबर एक वर्ल्ड वाइड वर्ड है, वर्ल्ड वाइड वर्ड है, मैंने विश्वव्यापी शब्द है साइबर। इसको कंप्यूटर साइंटिस्टों ने नाम दिया कि ये नेटवर्क का एक मायाजाल है। इसके थ्रू जो भी क्राइम होंगे उसको साइबर क्राइम कहा जाएगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, और जो भी संसाधन है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें नेटवर्क ऐड हो गया है, तो ये साइबर की दुनिया में आ गया।
अब इसके थ्रू हम जो भी अपराध कर दें, आपको फोन करके आपको धमकी दे दें, फोन करके आपसे ब्लैकमेल करके पैसा मंगा लें, आपके न्यूड फोटो को अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपलोड कर दें, ये भी साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम में आपको बचना भी है, आपके मीन्स आपको और आपके परिवार को भी। आप 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 100 परिवारों में हैं, वहां पर हर परिवार में 2, 4, 5 सदस्य हैं। सबको अवेयर करना है जाके कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करना है, किसी भी व्हाट्सएप कॉल जो आपके मोबाइल नंबर में सेव नहीं है उसको रिसीव नहीं करना है। कोई व्यक्ति कहता है कि आपके पिताजी का बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, यूनियन बैंक में है, स्टेट बैंक में है, किसी भी बैंक में है, और उनको केवाईसी कराना है। कॉल आएगा उधर से, बोला जाएगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपने केवाईसी नहीं कराया था, जल्दी केवाईसी करा लीजिए। आप बोलेंगे केवाईसी के लिए मुझे क्या करना है, उधर से बोलेगा अपना आधार कार्ड नंबर बताइए, पैन कार्ड नंबर बताइए, यहीं बैठे आपकी केवाईसी अपडेट हो जाती है। तो पहला चीज तो आपको ये बताना है पूरे अपने परिवार को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कि ऐसा बैंक की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जो घर बैठे ही केवाईसी हो जाए। ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया। इस तरह से हम लोगों ने 20-25 साइबर क्राइम्स आइडेंटिफाई किया है जिसको क्रिमिनल यूज करके और साइबर क्राइम कर रहे हैं। कभी आपको वीडियो ऑडियो कॉल करके बताएंगे कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त पुलिस की गिरफ्त में है, जल्दी इतना पैसा भेजिए नहीं तो जेल चला जाएगा। आप घबरा के भेज देते हैं। कभी वो आपके चाचा बन के फोन करेंगे, मामा बन के फोन करेंगे, आवाज भी लगेगी कि चाचा की आवाज आ रही है, मामा की आवाज आ रही है। वीडियो कॉलिंग आएगा, आपके चाचा का शरीर भी दिखाई देगा, उनकी आवाज भी दिखाई देगी। ऐसा किस कारण से हो रहा है? एआई का नाम सुना आपने? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर विज्ञान की वो नवीनतम शाखा है। ये शब्द तो 1956 में ही आ गया था, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने नाम दिया था, लेकिन अब 2-3 सालों से एआई का उपयोग ज्यादा हो रहा है। उससे ऐसे ऐसे टूल्स डेवलप हो गए हैं। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे ना तो तमाम एआई के टूल्स हैं जिससे फोटो एडिटिंग, वीडियो, फोटो से वीडियो बनाना, आपकी आवाज को कॉपी करना, आपके परिवार के किसी सदस्य को बिल्कुल वैसे ही वीडियो कॉलिंग करके दिखाना। पहले तो आप केवल देखते थे ना किसी का शरीर है, उस पर गर्दन काट के दूसरे का फोटोशॉप ऐप से एड कर देते थे। अब उसकी करने की जरूरत ही नहीं कि गर्दन किसी का, शरीर किसी का, पैर किसी का नहीं। अब तो जिस एआई की मदद से चाहे जिसका बनवा लीजिए, एआई की मदद से चाहे जिसकी आवाज कॉपी कर लीजिए। तो इसमें सजगता, सतर्कता, जागरूकता के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आप अपने परिवार को अवेयर करें, बता दें परिवार को कि एटीएम से कोई पैसा निकालने जा रहा है तो जब तक एटीएम बूथ में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तब तक बिल्कुल अंदर ना जाए, किसी से वहां सहयोग न ले। सहयोग लेना है एटीएम से पैसा निकालने में तो केवल बैंक कर्मियों का ही सहयोग ले, वहां भी एटीएम की हेरा फेरी हो जा रही है। ठीक, आपके मोबाइल नंबर पर आपके जिसका अकाउंट होगा बैंक में, आपके पापा का, उनके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि आपने 20,000 रुपये आ गए और गलती से आके मेरा पैसा वापस कर दीजिए। बिल्कुल बैंक जैसा मैसेज दिखाई देगा। आप घबरा कर पैसा वापस कर देंगे तो आपके खाते से वो पैसा चला जाएगा, वो पैसा कहीं नहीं भेजा है। कभी कहेगा कि आपके पापा ने ये नंबर मुझे दिया था और कि ये यूपीआई चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, इन पर पैसा भेज दीजिए, और 18,000 रुपया वो बताएगा कि मैंने भेज दिया है। और आपके पापा ने मुझे 1800 रुपया दिया था, मैं रिटर्न करने के लिए 1800 भेज रहा था, एक जीरो ज्यादा बढ़ गया, 18,000 चला गया, 1800 रुपया काट के 18 हमारा शेष पैसा वापस कर दीजिए। तो केवल मैसेज भी बैंक की तरह से लग रहा है, बिल्कुल फर्जी मैसेज है। कभी कभी उसमें साइबर क्रिमिनल्स आपको वीडियो कॉल करके उधर से आपको थाने का बैकग्राउंड दिखाई देगा, क्राइम ब्रांच का दिखाई देगा, सीबीआई का दिखाई देगा, ईडी का दिखाई देगा। वो बताएगा कि भाई देखिए आपने जो ये मंगाते हैं ना अमेज़न से पार्सल वगैरह, पार्सल समझते हैं,
अमेजन कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उससे लोग पार्सल मंगाते हैं। कोई सामान दिल्ली बम्बई कहीं से जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लोग पार्सल के थ्रू मंगाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आपका देख लेते हैं डिमांड और आपको कॉल करते हैं कि आपने जो मंगाया था पार्सल, उसमें आपने अफीम मंगाया है, गांजा मंगाया है, ड्रग्स मंगाया है। आपकी जांच ईडी कर रही है और आप इसके दायरे में हैं। मेरी टीम आपके घर पर गई है। आप वीडियो कॉलिंग काटिएगा मत और आप डिजिटल हाउस अरेस्ट हो गए हैं। आपको अरेस्ट कर लिया गया है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वहीं बने रहिए। तब आप उससे उपाय पूछेंगे तो कहेगा 5,000 रुपया भेज दीजिए, 2,000 रुपया भेज दीजिए। इस तरह से भी आपसे वो पैसा ले रहा है, धमकी देकर, डिजिटल हाउस अरेस्ट करके। तो इससे भी अपने परिवार को बचाना है, अपने भी बचना है, परिवार को भी बचाना है। साथ में मैं 20 तरह के जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो इस समय क्राइम हो रहे हैं, उनको बारी बारी से मैं आपके समक्ष रख ले रहा हूं ताकि 2-4 भी फ्रॉड आपके दिमाग में वो बना रहे। एक तो जो अभी हमने बताया कि बैंक की तरह से मैसेज आ रहा है कि 20,000 क्रेडिटेड हो गया। जब ही आपने पैसा वापस किया वो आपके खाते से जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं है। इसको बोला जाता है फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड। क्या बोला जाता है? फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड। दूसरा चीज, फेसबुक अगर परिवार में आपके कोई चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, उस पर जो है आप मेल है तो फीमेल का उधर से फोटो लगा हुआ आपसे बात करने का, चैटिंग करने का कोई प्रयास करेगा। फीमेल है तो मेल का फोटो उसकी डीपी पर लगा रहेगा। आपको लगेगा कि मैं मेल हूँ, फीमेल कोई मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। वो सब चीजें क्या हैं? फेक हैं, आप जानते ही हैं। इससे भी बचना है। दूसरा, आपको उधर से ऐसा फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, वो कहेगा मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, लंदन से चैटिंग करेगा और मेरी इतने करोड़ डॉलर की संपत्ति है, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। आप सोचेंगे बड़ा अमीर दोस्त मिल गया, इससे फ्रेंडशिप कर ले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहता है। वो सब साइबर क्रिमिनल्स हैं। तो इन चीजों से भी बचना है। जिनको आप नहीं जानते हैं उनसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जो भी है, इस पर आपको फ्रेंडशिप नहीं करना है। अगला है फर्जी लोन ऐप आपको फेसबुक पर दिखाई देंगे, यूट्यूब पर दिखाई देंगे कि ये ऐप है और आपको बिल्कुल आसान शर्तों के अनुसार आपको लोन दिया जा रहा है। आप बैंक में जाएंगे तो आपको खेत की कागजात मांगेंगे, खतौनी मांगेंगे, गाड़ी के पेपर मांगेंगे। मैं आपको बिना शर्त के ही आपको लोन दे रहा हूं और ब्याज भी मैं कम लूंगा, 2% लूंगा, 1% लूंगा। आप उसमें चैटिंग करेंगे। करना क्या होगा? तो बताएगा कुछ नहीं, ये ऐप डाउनलोड करिए और केवल आधार कार्ड का इसमें फोटो डालिए, आपका जितना आप लोन कहिए मंजूर हो जाएगा। जब भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे 2-3 बार अलाउ का ऑप्शन आएगा। आप सोचेंगे कि मुझे टर्म एंड कंडीशन, मैंने शर्तों को आप पढ़ेंगे नहीं, अलाउ करेंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। सारा डिटेल आपके मोबाइल के जितनी भी मीडिया गैलरी में आपने पासबुक का फोटो खींच रखा है, मोबाइल में अपने ATM का फोटो खींच रखा है, बैंक का कोई कागजात आपने फोटो सब एक्सेस हो जाएगा। सब जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके पास पहुंच जाएगा। इससे भी बचना है आपको। गूगल पर जब कोई हेल्पलाइन नंबर आप ढूंढते हैं तो ये भी मानिए कि वहां पर फर्जी हेल्पलाइन नंबर भी पड़े हुए हैं। जब वेबसाइट का नाम कितने लोगों ने सुना है? वेबसाइट, कंप्यूटर 9th-10th में आप पढ़ रहे हैं तो वेबसाइट के नाम सुने ही होंगे। वेबसाइट में देखिए उस पर लिखा रहता है ना HTT। इसका फुल नेम कौन सा बच्चा बताएगा? क्या होता है HTTPS? कोई बच्चा? लिखा रहता है ना वेबसाइट पर HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जिस वेबसाइट को आप खोलिए, अगर यस नहीं जुड़ा है उसमें, उस वेबसाइट को बिल्कुल मत खोलिए, वो फर्जी वेबसाइट है। केवल अगर HTTP लिखा है, डबल स्लैश रहता है ना, इसे बड़ी लाइनें रहती हैं, 2 बिंदी रहता है, उसमें देखिए अगर यस नहीं जुड़ा है, बिल्कुल इस वेबसाइट को न खोलिए, फर्जी वेबसाइट है। वेबसाइट में आपको सिक्योर देखना है, सिक्योर है कि नहीं, HTTPS, फिर डबल स्लैश है कि नहीं। तो ये चीजें छोटी छोटी मतलब आपको सीखना है। न मैं पारंगत हूँ जो मंच पर मैं बोल रहा हूँ,
मैं भी पारंगत नहीं हूँ, आप भी पारंगत नहीं है। मुझे भी जागरूक रहना है, आपको भी जागरूक रहना है। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। मेरे साथ भी फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। अवेयर ही रहना है। तो गूगल से हमको कोई भी हेल्पलाइन नंबर या कोई भी सर्विस लेने से पहले क्या रहना, सतर्क रहना है। ठीक है, ऑनलाइन खरीदारी में सतर्क रहना है। ऑनलाइन कोई गाड़ी बिक्री करना चाहते हैं लोग, नहीं कर देते हैं, कार का, मोटरसाइकिल का डाल देते हैं उस पर। कौन सी साइट होती है वो, कोई बच्चा बताए? उस पर फेसबुक पर डालते हैं ना लोग, ये गाड़ी मेरी बिक्री है। तो एक साइट भी है उसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग बताएं। हाँ देखिए, कोई बताया, OLX पर डाल देते हैं लोग। इस तरह के साइटों से भी बचिए। स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन फ्रॉड से बचिए। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करते हैं ना, कि हमारे मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग एप्स आ जाए, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उस एप्स को आप डाउनलोड करते हैं। ऐसे किसी भी एप्स को आप डाउनलोड न करें जिसके बारे में भली बात नहीं जानते हैं। और जीवन साथी.com, साथी.com, तमाम ऐसे पड़े हैं, आप चक्कर में पड़ेंगे तो उसमें फंसना ही फंसना है। दूसरा चीज, इससे तो आपको सतर्क रहना है। आपको बचना किस चीज से है? किसी बच्चे का जिसका उम्र 18 से कम है, एक तो नया नियम आ गया, बिना गार्जियन के अनुमति के आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। दूसरा, आपने अगर आप फर्जी सूचना देकर आपने बना भी लिया, तो आपके द्वारा किसी व्यक्ति का नंगी तस्वीर न पोस्ट हो जाए, किसी धर्म के बारे में, मंदिर, मस्जिद, सांप्रदायिक तनाव के बारे में कोई लेख न लिख दें, आप कोई कमेंट न कर दें, किसी के पोस्ट पर आप कोई उसको शेयर न कर दें। इससे भी आपको बचना है। मैंने स्वयं बचना भी है साइबर क्राइम करने से, और अपने परिवार को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचाना भी है। तो ये तो हमारी कार्यशाला थी। चूंकि आपकी उम्र भी बहुत कम है, बहुत चीजें आपको बताने से कोई मतलब, मकसद हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि साइबर क्राइम क्या है। आइडिया हो गया है? अगर आइडिया हो गया तो अपने लिए एक बार ताली बजा के और बताइए हमको। सभी लोग ताली बजाइए एक बार। ये देख लो भाई, ताली बजा रहे हैं बच्चे, इनका भी तो ले लो फोटो। मेरा ही फोटो लगातार काटना पड़ा है, इनका फोटो लो। एक बार तेज ताली बजाइए। शाबाश। ताली हमने इसलिए बजाया कि अगर डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर आया हो, थोड़ा सा फिर अट्रैक्शन आया। ठीक। अब हम थोड़ा सा बात आपके एजुकेशन पर कर लेते हैं। अभी आप जिस उम्र में हैं, आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए? पढ़ाई और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। दो ही काम नहीं अभी आपके पास। अभी आपके पास किसी बच्चों के शादी ब्याह की जिम्मेदारी है नहीं है? अभी नहीं है। घर में राशन पानी लाने की जिम्मेदारी तो है नहीं अभी, कि शाम को खाना कैसे बनेगा, उसके लिए जो घर में बैठे हैं वो व्यवस्था करेंगे। अभी आपके पास केवल 2 ही जिम्मेदारी है, और वो 2 जिम्मेदारी अगर आप निभा लेते हैं तो आपके माता पिता के अंदर प्रसन्नता की सीमा नहीं रहेगी। और जब वो माता पिता प्रसन्न होंगे तो ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो माता पिता को प्रसन्न करने के लिए अभी आपको क्या करना है? अपना शरीर स्वस्थ रखना है। पहला काम क्या है? अपना शरीर स्वस्थ रखना है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना है? अपना खान पान, रहन सहन, आचार विचार और अच्छे दोस्त साथ रखना है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपना रहन सहन अच्छा रखिए, खान पान अच्छा रखिए, अच्छे दोस्त अपने साथ रखिए। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क आपके पास आएगा। आपने एक लाइन पढ़ी होगी ना, टीचर्स लोग भी बताते होंगे, साउंड माइंड एग्जिस्ट इन साउंड बॉडी। साउंड माइंड एग्जिस्ट इन साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपके अंदर बुखार रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, खांसी रहेगी, नजला रहेगा, कोई अस्वस्थ आप रहेंगे तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके स्वस्थ मस्तिष्क रहेगी, स्वतंत्र रूप से आप चिंतन करेंगे। तो सफलता के लिए आपको करना क्या है? अभी आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है। क्या बनाना है?
गोल, इंग्लिश में गोल कहते हैं, हिंदी में लक्ष्य कहते हैं। और लक्ष्य अभी बनाना क्या है, लक्ष्य आपका बनाया है कि मुझे जो है 10th में जो है 90% से एबव मार्क्स लाने हैं, इंटर में 90% से एबव मार्क्स लाने हैं, और जो भी कंपटीशन की तैयारी हम करेंगे वहां पर अच्छे रैंक के साथ हम उत्तीर्ण करेंगे। यही तो लक्ष्य है अभी और कोई लक्ष्य ही नहीं है आपको कि गेहूं की सिंचाई करना है, खाद डालना है, पशुओं को चारा डालना है, दूध निकालना है, सब्जी बेचना है। अभी तो ये लक्ष्य है ही नहीं आपका। अभी तो केवल एकमात्र ही आपका लक्ष्य है एजुकेशन, अच्छी स्टडी। उसके लिए वही उपाय है कि लक्ष्य बड़ा बनाइए और स्टार्ट छोटे से करिए। लक्ष्य क्या बनाइए, बड़ा बनाइए। ड्रीम क्या होना चाहिए, बिग ड्रीम स्टार्ट स्मॉल। लक्ष्य बड़ा बनाइए, स्टार्ट छोटे से करिए। तो पहला आपने लक्ष्य बना लिया। लक्ष्य बना लेने से कि हमको रुधौली थाने से इस स्कूल तक आना है, हमने लक्ष्य बनाया था कि मुझे 1 बजे पहुंचना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि पंक्चुअलिटी हमको अंदर अपने रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं कि मैं 1 बजे के टाइम दिया, मैं 2 बजे यहाँ पहुंचूं, तो मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा। जीवन के सफल के लिए पंक्चुअलिटी बहुत आवश्यक है कि जो आपको जिस टाइम का, अगर इम्पोर्टेंस, टाइम इज मनी कहा जाता है, टाइम का इम्पोर्टेंस अगर आपने समझ लिया तो आधा काम आपका हो गया। दूसरा, हमको रुधौली थाने से यहाँ आने के लिए क्या चाहिए, प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि मुझे 1:15 बजे चलना होगा, 1 बजे मैं पहुंचूंगा। और प्लानिंग और चाहे स्ट्रेटजी की, उसके पहले जो भी थाने के काम है ऑफिस के मैं निपटा लूं, तभी मैं 1:15 बजे फ्री हो पाऊंगा और 1 बजे यहाँ पे। तो पहले हमने लक्ष्य बनाया इस स्कूल पर पहुंचना है। दूसरा, हमने प्लानिंग और स्ट्रेटजी तैयार की। और तीसरा, हमको क्या चाहिए कि वहां से एक संसाधन चाहिए हमको, जिसके माध्यम से मैं इस स्कूल तक पहुंचूंगा। तो संसाधन क्या चाहिए, एक गाड़ी चाहिए हमको। तो एक गाड़ी की व्यवस्था हमने किया, संसाधन हो गया। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन रखा कि मुझे पहुंचना इस स्कूल पर ही है। ऐसा ना कि मैं दूसरे स्कूल पर पहुंच जाऊं, दूसरे दुकान पर पहुंच जाऊं। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कंसंट्रेशन बनाकर रखना। क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब भटकाव से दूर रहना, भटकना नहीं है। जो लक्ष्य हमने, जिस मंजिल को बनाया है और जिस जगह से मैं चल रहा हूं, अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाते हुए अपने पास मौजूद संसाधनों के द्वारा। अब संसाधन लेके यहाँ आने के लिए हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, यहाँ आने के लिए बढ़िया कार भी हो सकता है, या जिस थार से मैं आया हूँ जीप से, यह भी हो सकता है। तो संसाधन उतना मायने नहीं रखेगा अगर आपकी दृढ़ इच्छा रहेगी कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। तो संसाधन की कमी आपको मंजिल तक पहुंचने में रोक नहीं पाएगी। तो सफलता के लिए अभी आपको क्या करना है, एक बड़ा लक्ष्य बनाना है, स्ट्रेटजी और प्लानिंग तैयार करनी है। उसके बाद संसाधन इकट्ठे करने हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कंसंट्रेशन के साथ, और पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, दृढ़ निश्चय, जो शब्द आप सुनते होंगे, इनको प्रैक्टिकली अनुभव करना है। केवल किताबों में इन शब्दों के रहने का कोई मायने नहीं है। अपने लाइफ में इसको प्रैक्टिकली आपको उतारना है। अगर कुछ बनना है तो, नहीं बनना है, सामान्य तरीके से चलना है, तो सामान्य तरीके से कोई भी आज के युग में, नहीं भारत में नहीं विश्व में, कोई भूखा नहीं रह रहा है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था हो जा रही है। सोचना आपको यह है कि विकलांग लोग कैसे माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंच जा रहे हैं। वो शरीर भी उनका आधा है, पैरों से विकलांग है। ये बगल का जिला आपके अम्बेडकर नगर है, बस्ती से जस्ट बगल दक्षिण तरफ, वहां की एक लड़की पैरों से विकलांग, ट्रेन हादसे में पैर कट गया था, और किस पे चढ़ गई, माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ गई, फतेह किया, वहां तिरंगा झंडा गाड़ा। 7-8 बड़े बड़े पहाड़ों पर, जो विश्व के सबसे बड़े माउंटेन है, उस पर उन्होंने फतेह किया। किसके बल पर होता है, हौसला। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि मुझे उस माउंटेन पे पहुंचना है। अभी आपका माउंटेन क्या है, पढ़ाई है।
कि मुझे अपने सिलेबस पूरी तरह से तैयार कर लेना है, चाहे टीचर्स चाहे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा मैं इसको सॉल्व करूंगा। रटना नहीं है, समझना है, सीखना है प्रैक्टिकली रूप से। हमारी बातें समझ में आ रही है कि ऊपर महसूस हो रहा है? पीछे वाले बच्चे हाथ उठाओ। हमारी बात बेटा समझ में आ रहा है? तो आज से आपको ये चीजें करनी है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन मतलब भटकाव क्या है? घर में गए आप स्कूल से छूट के मोबाइल मम्मी का ले लिए, पापा का ले लिए, रील्स पर उंगली आपने, इंडेक्स फिंगर कहते हैं ना इसको, इंडेक्स फिंगर एक बार आपने लगाया, 1.5 घंटा आपका, सबके साथ समस्या है, पूरे भारत और विश्व के साथ समस्या है, 1.5 घंटा आपका उंगली सरकाते सरकाते निकल जा रहा है, 1.5 घंटा अपने लाइफ का आपने खत्म कर दिया। इस डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। अभी आपके पास केवल अपना शरीर स्वस्थ रखना और पढ़ाई करना, इसके अलावा अभी आपका कोई तीसरा काम है ही नहीं है। सोचना ही नहीं है दुनिया के बारे में भी आपका। अगर बहुत ही जरूरी मोबाइल है, कोई गूगल से किसी टॉपिक पर स्कूल में नहीं समझ में आया, कोई मैटर सर्च कर रहे हैं उसको कर लीजिए। यूट्यूब पर किसी का लेक्चर देखना है, साइंस का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप देखना चाहें, पढ़े हुए हैं आप देख लीजिए। स्कूल में जो पढ़ाया गया उससे अलावा कुछ जानकारी लेना चाहें ले लीजिए। 1 घंटा से ज्यादा मोबाइल आपके पास इस उम्र में होने की आवश्यकता ही नहीं है। जो बच्चा, आज लिख के अपने कॉपी में रख लीजिए, जो बच्चा 1 घंटा से अधिक मोबाइल रोज यूज करेगा वो जीवन में सफल नहीं होगा। मोबाइल बच्चों को भी निकल रहा है, समाज को भी निकल रहा है, तो मोबाइल का उतना ही यूज करना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। तो सफलता के लिए आपने क्लियर कर लिया क्या क्या करना है। लक्ष्य बनाना है, प्लानिंग और स्ट्रेटजी तैयार करनी है, संसाधन इकट्ठे करने हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कंसंट्रेशन रहना है, फिर डिसिप्लिन रहना है, अपने को अनुशासित रखना है। अनुशासित रखने का मतलब ये है कि आपने अगर बनाया है कि मुझे ये करना है तो ये करना है, चाहे बुखार आ जाए। हम लोगों को जब बुखार आता था तो जो मैथ के टीचर थे ना, वो बताते थे कि 100 क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को मैथ के सॉल्व कर दो, बुखार दूर हो जाएगा। तो ये भी बुखार आएगा ही नहीं, खांसी आपको आएगी नहीं, तबीयत आपकी गड़बड़ ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें पूरा ब्रह्मांड निहित है। हमारे शरीर में ही ये पूरा ब्रह्मांड है। जो मैं सोचूंगा वही होगा। आप सोचेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, आप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। रोज सोचिए, रोज सोचिए, रोज सोचिए, बिना कुछ किए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 24 घंटा लगातार सोचिए, 10 वर्ष सोच के देख लीजिए, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कुछ मत करिए, केवल सोच पर बन जाएंगे। आप सोचिए मुझे इंजीनियर बनना है, IITN बनना है, रोज सोचिए। 6 महीना तो केवल सोचिए, मत पढ़िए बिल्कुल। 6 महीना सोचिए, आदत में शुमार हो जाएगी सोचने की, अपने आप आपको पढ़ा देगा आपका, सोचिए आप वो बन जाएंगे। सोचना है आपको, जिस तरह की थिंकिंग रखेंगे और कंटिन्यूअस उस थिंकिंग को बरकरार रखिए, वही बनेंगे। तो आपको सोचना है, सोच को कंटिन्यूअस रखना है कि ये करना है मुझे एवं 90, मुझे 100% लाना है, मुझे ये सिलेबस तैयार करना है, मुझे फिजिकल क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में मुझे इंडिया पार्टिसिपेट करना है, मुझे सिंगिंग में इंडिया स्तर पर पार्टिसिपेट। आप सोचिए, केवल जो सोचेंगे आपके अंदर सारे गुण अपने आप वैसे ही आते चले जाएंगे। एक छोटी सी कहानी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गुजरात में एक नाटक हो रहा था, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है आप लोगों ने? हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान पर एक नाटक हो रहा था। गांव में जैसे नहीं होता है नाटक, मंच पर लोग करते हैं, तो वैसे ही नाटक हो रहा था। जूनागढ़ के राजा भी उस नाटक को बैठ के देख रहे थे। जो पात्र पृथ्वीराज चौहान का अभिनय कर रहा था, उसके अभिनय से, रोल से, एक्टिंग से प्रसन्न होकर राजा ने पैर का सोने का कंगन निकाल के इनाम में मंच पर फेंका। उस कलाकार जो पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में था, उसने वो कड़ा उठाकर राजा के सर पर मार दिया कि पृथ्वीराज चौहान अभी इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि तुम्हारे पैरों का कंगन ले लो। तो ये किस चीज का असर पड़ा? उसकी सोच का असर पड़ा। वो मंच पर था, तो मंच पर जब वो पृथ्वीराज चौहान की किरदार निभा रहा था, तो उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान आ गए थे।
तो मैं वो सोच के बताया, पूरा ब्रह्मांड इसी को समझना है, इसी फिजिक्स को और बायो का आपको दो चीज को समझना है कि ये जो हार्मोन्स है मस्तिष्क के अंदर, जो आप सोचेंगे वही होंगे। सोच आपको तय करना है, आपको माता पिता को नहीं तय करना है, ना आपके रिश्तेदार को तय करना है, ना आपके दोस्तों को तय करना है। सोच को तो डेवलप आप ही करना है कि आपको सोच अपनी क्या रखनी है। जिस तरह की सोच आपने लगातार 6 महीना कंटिन्यूअस रख लिया, वो चीज आप बिना मेहनत किए बन जाएंगे। नहीं पढ़ना पड़ेगा इंजीनियर बनने के लिए, केवल सोच 6 महीना कंटिन्यूअस रखिए कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस, केवल सोच। साइंस ये बताती है कि जिस चीज को आप अगर 63 दिवस तक लगातार जिस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, वो टाइम टेबल आपके जीवन के लिए शरीर आपका फॉलो करा देगा। कितने दिवस तक? 63 डेज आप जिस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे। ये मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि जिस टाइम टेबल को कंटिन्यूअस बिना ब्रेक किए अगर 63 डेज आप फॉलो कर लिए, वो आपके बची हुई जितनी उम्र है वही टाइम टेबल आपके जीवन में स्वतः आ जाएगा, आपको करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने टाइम टेबल बनाया कि शाम 6 से लेकर रात के 1 बजे तक मुझे पढ़ना है, केवल कितना दिन फॉलो करना है? 63 डेज। 64 डेज के दिन, 64वें दिन के दिन आपको न अलार्म लगाना पड़ेगा, न किसी को बताना पड़ेगा। आपका शरीर और मस्तिष्क स्वतः उसके लिए तैयार रहेगा। हम लोग शुरू में आए तो रात में 4 बजे तक जगने के लिए बड़ा दिक्कत होती थी। स्टूडेंट लाइफ से जब हम लोग आए तो दिन भर ऑफिस करने के बाद रात में गाड़ी लेकर घूमने में हम लोगों को 3 से 4 बज जाता है रोज। शुरू में लगा कि ये नौकरी हम लोगों के बस की नहीं है, 4 बजे तक कैसे जग पाएंगे। तो हम लोग को इस 63 डेज का फार्मूला भी नहीं मालूम था, लेकिन अनुमानतः 2 महीना नौकरी करने के बाद ये हैबिट्स में आ गया कि मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और रात में 4 बजे ही जाके नींद आती है और 7:30 बजे तक, पौने 8 बजे तक सोता हूँ। 4 घंटा में ही कंप्लीट हो जा रहा है। सुबह से ही हम लोग काम करते हैं और मैं रात में कई बजे सोता हूँ? 4 बजे सोता हूँ। तो वह हैबिट में आ गया। अब उसकी हमको न ये पता चलता है कि नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, वो हैबिट में हो गया। उसके बारे में मैं सोचता ही नहीं कि आप दिन का खाना मैंने खाया नहीं खाया, मैं रात में सोया कि नहीं। अब हैबिट में आ गया। हैबिट बनाना है आप, ठीक है। तो आज का सेशन किसके लिए था? साइबर क्राइम की जागरूकता। ये हमारी और आप सबकी, समाज की पूरी जिम्मेदारी है कि ये जो 2025 चल रहा है, जिस युग में आप हैं, आपने उन चोरी डकैतियों को नहीं देखा है जो रास्ते पर रोक के 10 लोग डकैती डाल देते थे, घरों की दीवार को खोद कर उसमें से सेफ से पैसे जाकर अंदर से सामान चुरा के लेके चले जाते थे। आप उस दौर को देख रहे हैं कि आप आराम से घर पर हैं, क्रिमिनल्स पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में है, चेन्नई मुंबई में है, वहीं से पैसा आपसे मंगा ले रहा है, आप स्वतः दे रहे हैं। इस युग में हम लोग जी रहे हैं। तो इस युग में अगर जी रहे हैं कि फिजिकली रूप से अपराध नहीं हो रहा है, सारे अपराध डिजिटली रूप से हो रहे हैं, तो इसमें अभी जब तक इसका पूर्ण समाधान कोई रास्ता नहीं निकलता है, तब तक जागरूकता इसका सबसे बड़ा उपाय है। 112 नंबर की गाड़ियों को आप लोगों ने गांव में देखा है? पुलिस की 112 नंबर की जो चलती है, बोलेरो, स्कॉर्पियो, तो क्या है 100? बच्चों का भी ले लो भाई, फोटो वीडियो ले रहे हैं। कौन सा नंबर है? 100। तो साइबर क्राइम रोकने के लिए कौन सा नंबर है बताओ? इसके लिए भी तो एक नंबर बना है, 5 सालों से नंबर चल रहा है, 1930। कौन सा नंबर है? तेज बोलो, 1930। आवाज बहुत धीरे है, एक बार ताली बजाओ अपने लिए, तो तेज ताली बजाओ। अब तेज आवाज में बोलना है। कौन सा नंबर है वो? 1930। ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। कौन सा नंबर है? अगर आपको कहीं से भी सूचना मिलती है कि मेरे पड़ोसी का, मेरे दोस्त का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे घर का किसी का मोबाइल में मैसेज आया कि पैसा आपका कट गया, तो किस पर सूचना देंगे? 1930 पर। जब उस पर फोन करवाएंगे आप, उधर से पूछा जाएगा कि आपके साथ ये घटना हुए कितने दिन हो गए। तो अगर तत्काल आपने फोन किया तो बताएंगे आज ही के दिन हुआ है, तो बोलेगा 7 दबाइए। क्या दबाइए? 7।
अगर 2 दिन से ज्यादा घटना हुए हो गया है तो बोलेगा 5 दबाइए। तो आपको तत्काल जब भी सूचना देंगे वो बताएगा तत्काल हुआ है, 48 घंटे के अंदर हुआ है तो 7 दबाएं। दबाने के बाद उधर से कोई कस्टमर केयर अधिकारी आपसे बात करेगा, पूरी आपसे जानकारी लेगा, आपका पैसा जहां भी कटा है तत्काल में होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद आप उदौली थाने पाएंगे, एक दरखास्त देंगे, जो मैसेज आपके अंदर कटने का आया उसका स्क्रीनशॉट लेके एक कॉपी निकाल के दे देंगे, वो पुलिस का काम उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो साइबर फ्रॉड होगा तो किस नंबर पर फोन करना है? एक बार अपने लिए फिर ताली बजाइए। तो आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम 10-10 लोगों को जो 20 साल से ऊपर के होंगे उनको जाकर इन बातों को आप लोग बताएंगे? हाथ खड़ा करो, कितने लड़के तैयार हैं? शाबाश। अच्छा आप डाउन कर लो हाथ। कितने लोग नहीं तैयार हैं जो जाकर बताएंगे? कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा करेगा, ठीक है, सभी लोग बताइएगा। 10 लोग तो आपको परिवार और रिश्तेदार में ही मिल जाएंगे, 10 लोगों को ये चीज जरूर बताइएगा। इससे जानते हैं क्या होगा? कोई भी एक आदमी भी साइबर फ्रॉड से बच गया तो ये हमारी मुहिम सफल हो जाएगी और आपका बताना सफल हो जाएगा। टीचर हर साल 100 बच्चों को पढ़ाता है, एक आदमी कोई IAS बनता है, IPS, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, सभी तो बनते नहीं। उसी तरह से ये जो अभियान हम चला रहे हैं, इस अभियान से किसी स्कूल के माध्यम से कोई एक आदमी साइबर क्राइम से बच जाएगा, किसी दूसरे स्कूल के माध्यम से कोई और साइबर क्राइम से बच जाएगा। वही हमारे लिए पुण्य का काम होगा, वही हमारे लिए हमारा फर्ज होगा और उसी से हमको क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी। तो अगर ये काम आप करेंगे तो हम आपके स्कूल में और भी समय आएंगे और मैं आप लोगों को कुछ न कुछ पढ़ाऊंगा ही, ज्ञान की बात बताऊंगा, आपको उससे कुछ फायदा ही होगा। हमको लगा कि बात आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। दूसरी बात बताने से पहले एक बार फिर अपने लिए ताली बजाइए। ताली में क्यों बजा रहा हूँ? आपका दिमाग कहीं भटके नहीं, ठीक है ना? हमारी तरफ सामने वाला का फर्ज होता है कि अगर हमारी बात सुनने के अलावा आपका दिमाग कहीं चला गया तो मेरा यहाँ मन से बोलना क्या है? बेकार है। हमको हमारे गुरुजी ने बताया था, उन्होंने ही मंच पर बोलना सिखाया था। तब हम उत्तर प्रदेश पुलिस में 10 साल तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल से इनाम लेते रहे, बोलने में और लिखने में। 2 ही चीजें हैं आदमी के जीवन में, या तो बोलिए या लिखिए। 2 चीजें आपका दोनों में कोई एक सही हो जाएगा तब भी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मोदी जी, और लिखना सीख लेंगे तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, बोलने पर आप अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। कुछ भी मतलब बोलने और लिखने पर ही है, आपका बोलना कैसा है और आपका लिखना कैसा है। अगर अभी से आप मन बना लीजिए कि मुझे हर समय पॉजिटिव बात ही बोलना है। मैं, हमारे पास 5 दोस्त हैं, मैं उसे 3 दोस्तों को मुझे अब छोड़ देना है। जो 2 दोस्त अच्छे हैं, अच्छे जो हमारे 2 दोस्त हैं, उन्हीं के साथ बोलेंगे, क्योंकि वो केवल पढ़ाई और खेल कूद की बात करते हैं, वो फालतू बात नहीं करते हैं। उन्हीं 2 दोस्तों के साथ मुझे रहना है, उन्हीं से मुझे बात करना है, तो आपके हैबिट में हो जाएगा। हैबिट को कितने दिन बनाए रखना है? 63 डेज। कितने दिवस? 63 दिवस उस हैबिट को बनाइए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका मस्तिष्क और आपका शरीर स्वतः कराएगा। तो मैं आप सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए, आप सभी बच्चों का धन्यवाद है कि आपने गौर से हमारी बात सुनी। फिर मौका मिलेगा तो आपके स्कूल में जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।